अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो फैमिली है उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो 8051 के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो अवेलेबल हैं और इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी उसको भी स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है वो ये है कि माइक्रो कंट्रोलर और एक माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। तो जो सीपीयू होता है जो कि एक जनरल अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उस सर्किट को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं या उसी को ही जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। उस जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टाइमर्स और सीरियल पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं फॉर सम प्रैक्टिकल वर्क, तो आपको उस सीपीयू के साथ या उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स वगैरह आपको एक्सटर्नली इंटरफेस करने पड़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के साथ। लेकिन जब आप एक माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इटसेल्फ उसका अपना सीपीयू या उसका अपना माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होता है और उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू माइक्रो जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे वो भी मौजूद होता है। रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स वगैरह उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो माइक्रो कंट्रोलर का एक सब पार्ट है। इस कोर्स का टाइटल तो अगर आप देखें तो उसमें आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स इंटरफेसिंग, लेकिन जो हम इस कोर्स के अंदर जो कंटेंट्स स्टडी करेंगे वो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर होंगे। और क्योंकि अब माइक्रो कंट्रोलर स्टडी करेंगे तो उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो सीपीयू है या जो प्रोसेसर है वो इटसेल्फ उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसके अंदर ही माइक्रो प्रोसेसर को भी स्टडी कर रहे होंगे। तो आम तौर पर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर मोस्टली यूज़ होता है और माइक्रो प्रोसेसर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई स्पीड और हाई एफिशिएंट और ज़्यादा सारी कैलकुलेशंस वगैरह रिक्वायर्ड हो। लेकिन जो हमारे जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हो गए या डेली लाइफ होगी की एप्लीकेशंस होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशंस और इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं चाहिए होती। तो वहाँ पे हमें ये माइक्रो कंट्रोलर्स वहाँ पे हमें ज़्यादा सूट करते हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो हमारे कॉमनली यूज इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सी होम ऑफिस और ऑटो इंडस्ट्री की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, गराज डोर ओपनर, फैक्स मशीन्स, टीवी, रिमोट कंट्रोल एंड सो ऑन, ये पूरी एक लिस्ट है। तो इन सब एप्लीकेशंस के अंदर हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, क्योंकि जब हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इनपुट्स आउटपुट पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर अपनी उसकी मेमोरी भी अवेलेबल है और आप उसके ऊपर कोड भी अपना स्टोर कर सकते हैं, उस पर ऊपर कमांड्स भी अपने एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो हमारी मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें हमने कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डोर क्लोज सिस्टम की एग्जांपल ले लें, ऑटोमेटिक डोर क्लोज सिस्टम, तो आपने जस्ट डोर की पोजीशन को सेंस करना है और माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए उसको मोटर्स को कंट्रोल करना है कि डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए या ओपन हो जाए। तो इस केस में हमें जब हमने सेंस करना है तो हमें एक सेंसर चाहिए होगा और सेंसर के बाद हमें वो डाटा जब आपने माइक्रो कंट्रोलर को फीड करना है तो उसके लिए इनपुट पोर्ट्स चाहिए होंगे। आप कुछ कोड लिखेंगे जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर स्टोर होगा, कुछ उसकी आउटपुट पोर्ट्स होंगी जहाँ से मोटर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो जो मोस्टली हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं वहाँ पे इसी तरह के सिनेरियोज होते हैं कि हमें कुछ इनपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं और माइक्रो कंट्रोलर की अपनी कुछ मेमोरी होनी चाहिए जहाँ पे उसका
प्रोग्राम वगैरह स्टोर हो सके। तो जो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एज़ कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर वो ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो रोल प्ले करता है। और अगर आप इस तरह के किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर सबसे पहले आपको उसके साथ जो एक्सटर्नल उसकी मेमोरी इंटरफेस करना पड़ेगी जहाँ पे उसका कोड सेव हो सके। फिर उसके साथ आपको आईओ पोर्ट्स इंस्टॉल करना पड़ेंगी और आपको उसका जो और एक्सटर्नल सर्किट है वो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अगर आप किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर चूज़ करते हैं तो आपको माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नल भी कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस इंटरफेस करना पड़ेंगी, तब आप उसकी किसी भी गिवन एप्लीकेशन के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मोस्ट ऑफ द जो हार्डवेयर है उसकी मेमोरी है या उसके आईओ पोर्ट्स हैं वो पहले से अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं और प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करना फिजिबल भी होते हैं। तो ये कुछ जो है माइक्रो कंट्रोलर्स के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद है आपको पता है मार्केट में बहुत से माइक्रो कंट्रोलर्स डिफरेंट कंपनीज की तरफ से वो अवेलेबल हैं। तो अब अगर आपने सपोज़ कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह डिफरेंट अवेलेबल माइक्रो कंट्रोलर्स में से किस तरह एक माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करें। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपने किस चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। तो उस प्रोडक्ट की या उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी एफिशिएंटली और कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा उनमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, आईओ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ वो हो सकता है कुछ 5-7 इनपुट्स या आउटपुट्स चाहिए तो वहाँ पे सिंपल माइक्रो कंट्रोलर भी काम कर जाएगा। तो ये फर्स्ट जो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी है और हमें जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं वो कितने चाहिए। तो आप अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को देखते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि ये कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 इनपुट्स चाहिए, 5 आउटपुट्स चाहिए, तो मुझे एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए होगा जिसके अंदर एटलीस्ट 10 पिन्स अवेलेबल हों जो आईओ पोर्ट्स के तौर पे यूज़ हो सकें। तो आप फिर वो वाला कंट्रोलर सर्च करेंगे कि ऐसा कंट्रोलर जिसके अंदर एटलीस्ट 10 आईओ पोर्ट्स अवेलेबल हों। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 10 वाले सपोज 10 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वाले हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर वो 3-4 हैं या 5 हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। फिर आप देखेंगे उनकी कॉस्ट क्या है और जो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर हैं वो कौन कौन से फीचर्स हार्डवेयर के जो उनके अंदर मौजूद हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहला जो है स्टेप वो ये होगा कि अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस को देखना, वहाँ से आईओ पोर्ट्स वगैरह फाइंड करना और कॉस्ट वगैरह चेक करके आप कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर गिवन एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट जो नॉर्मली हम देखते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टूल्स। तो जब आपने सपोज़ कोई एक कंट्रोलर चूज़ करना है तो उसको प्रोग्राम भी तो करना है। उसके अंदर आपने प्रोग्राम करने के लिए आपको उसका कोई सॉफ्टवेयर का टूल चाहिए होगा कि उसका असम्बलर, कोई कंपाइलर जहाँ पे उसका कोड लिखेंगे। तो फिर आप दूसरा पॉइंट ये चेक करते हैं कि क्या जो आप माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहे हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, उसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट भी इतनी है कि वो आपके प्रोजेक्ट को के लिए जो है ना वो प्रोजेक्ट की जितनी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंट के बाद आप देखते हैं क्या जो उसका टूल है डेवलपमेंट टूल क्या वो अवेलेबल है फ्रीली, क्या आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दूसरा आंसर ये होता है अगर उसके उस माइक्रो कंट्रोलर का जो टूल है या जो सॉफ्टवेयर टूल है जिस पे आप उसकी कोडिंग करेंगे उसको असम्बलर भी कहते हैं अगर आप असम्बली लैंग्वेज में उसकी कोड कर रहे हैं।
तो अगर वो फ्रीली अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो पेड सॉफ्टवेयर है या वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, या उसको डाउनलोड करने के लिए आपको पहले कहीं किसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तो अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इस सेकंड स्टेप ये होता है कि आप देखते हैं कि जो भी कंट्रोलर आप चूज़ कर रहे हैं क्या उसका जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड स्टेप ये होता है कि कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे हैं वो आपको इंटरनेट पे तो मिल जाएंगे, आपको उसके टूल्स भी मिल जाएंगे और उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और आपकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी होंगे, लेकिन वो हो सकता है कि आपकी कंट्री के अंदर वो माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल ना हो, कोई ऐसा वेंडर ही ना हो जो कि, या मैन्युफैक्चरर ही ना हो कि जो वो माइक्रो कंट्रोलर प्रोड्यूस कर रहा। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं आपके रीजन के अंदर, या आप इसका जो हार्डवेयर है ये चिप इस माइक्रो कंट्रोलर की, क्या वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी सेकंड ऑप्शन। थर्ड जो है ये हम देखते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है उस माइक्रो कंट्रोलर की इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि आपने अगर हार्डवेयर प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर आपको डेवलपमेंट करके कोडिंग वगैरह करके उस फाइनली उस कोड को उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो क्या उस माइक्रो कंट्रोलर का जो माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ और इसका बर्नर बर्नर उसको कहते हैं जिसके ज़रिए हम कोड माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड करते हैं या बंद करते हैं, तो क्या उसकी बर्नर किट अवेलेबल है या माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ अवेलेबल है। तो अगर वो इजीली अवेलेबल है तो आप उसको थर्ड पॉइंट उसके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो फॉर गिवन एप्लीकेशन आप उस माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ करेंगे जिसकी आईओ पोर्ट्स ज़्यादा हों, या एटलीस्ट इतनी हो कि जितनी आपके प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को वो कवर करती हो इजीली। कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो कि मतलब वो इतना ज़्यादा कॉस्टली ना हो। थर्ड, उसका कंपाइलर या असम्बलर फ्रीली अवेलेबल हो, आप उसको डाउनलोड कर सकें और उसको फ्रीली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन वगैरह आप उसको यूज़ कर सकें। थर्ड कि वो माइक्रो कंट्रोलर और उसका जो बर्नर वगैरह है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो। तो अगर किसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सारे फीचर्स आते हैं तो आप उस माइक्रो कंट्रोलर को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो डिफरेंट 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स को कि हमने इस कोर्स में स्टडी करने, तो ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं, इंटेल है, एटमल है, फिलिप्स, इनफाई, नियॉन और ग्लास सेमी और मैक्सियम। ये कंपनीज़ हैं जो कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के जो हार्डवेयर है या चिप्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। और हम देखेंगे आगे कि ये डिफरेंट कंपनीज़ इनके जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं उन उसके फीचर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल का जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें आईओ पोर्ट्स ज़्यादा हों, एटमल वाले में कम हो, या इंटेल की जो रैम या रोम का साइज़ है वो बड़ा हो और एटमल का कम हो। तो आप जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ माइक्रो कंट्रोलर उसका परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत फीचर्स वो वेरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये वही जो पॉइंट्स थोड़े बहुत मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ए माइक्रो कंट्रोलर। तो पहले मैं जेनेरिक फॉर्म में ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। अब जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स को कंपेयर करते हैं तो आप उनका फ़ीचर्स के भी कंपैरिजन करते हैं कि आप देखते हैं कि दो माइक्रो कंट्रोलर उनमें रोम का साइज़ किसके ज़्यादा है। क्योंकि जब आप किसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोई कोड बर्न करते हैं तो उस कोड का साइज़ होता है कि 1 किलोबाइट का कोड है, 2 KB का कोड है, तो वो कोड उस माइक्रो कंट्रोलर के रोम के अंदर जाके सेव होता है, स्टोर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक ऐसा कोड लिखा है जिसकी जो कोड 5 किलोबाइट्स का है, तो फिर आप वो वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं कर सकेंगे जिसकी मेमोरी ही रोम की 4 किलोबाइट हो। तो अगर आपकी रोम का साइज़ 4 किलोबाइट है तो इट मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम का साइज़ है वो लिमिटेड होना चाहिए 4 किलोबाइट्स, या उसका साइज़ 4 KB से कम होना चाहिए। इस तरह रैम के कितनी जो मेमोरी रैम उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अवेलेबल है। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या रजिस्टर्स के अंदर कोई वैल्यूज सेव करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो प्रोग्राम के जो वैल्यूज़ हैं जो रन टाइम के ऊपर चेंज होती रहती हैं वो रैम के अंदर सेव होती हैं।
तो आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि 128 बाइट्स का मतलब है कि आप एक अरे बना सकते हैं मैक्सिमम, उसके अंदर 128 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी लॉजिक है जिसके अंदर एक अरे इन्वॉल्व हो रही है जिसका साइज़ 128 बाइट से ज़्यादा है, तो फिर आप ऐसा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर 128 बाइट्स की रैम अवेलेबल है। अगर आपकी अरे का साइज़ उस 128 बाइट्स से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 200 बाइट्स की अरे है, तो उसके लिए फिर आपको या तो अरे को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, या एक ऐसा कंट्रोलर चूज़ करना पड़ेगा जिसकी जो रैम का साइज़ है वो 128 बाइट्स से ज़्यादा। इस तरह टाइमर्स हैं, डिफरेंट कंट्रोलर्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ टाइमर्स होते हैं। यहाँ पे टाइमर्स का फीचर कंपेयर होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स या पिंस 32। इसके बाद ये जो सारे फीचर्स हैं ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के हैं। सीरियल पोर्ट, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 1 और इंटरप्ट सोर्सेज 6। तो आप अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं तो आप उनकी रोम का, रैम का, टाइमर का, आईओ पिंस का, सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपके माइक्रो कंट्रोलर की चिप्स हैं उनके जो हार्डवेयर के फीचर्स हैं कि उनकी जो दो चिप्स हैं, दो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, तो आप उनकी रोम का रोम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, रैम का रैम के साथ, टाइमर्स के साथ, आईओ पिंस के साथ। तो इस कंपैरिजन से भी आपको हेल्प मिलती है ये सिलेक्ट करने के लिए कि आपकी गिवन प्रोजेक्ट के लिए या गिवन एप्लीकेशन के लिए जिसके लिए आप ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए कौन सा कंट्रोलर वो फिजिबल रहेगा। और ये जो सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो चिप है ये उसके लिए लिखी गई है। ओके, अब जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर ये एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है बल्कि ये माइक्रो कंट्रोलर्स की एक फैमिली है। फैमिली का मतलब यह है कि 8051 एक आप कह लें कि टॉप जो एक फैमिली का नेम है और इसके अंदर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स आ सकते हैं। तो ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स की एक फैमिली है। इसके 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर एग्जैक्ट जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनका चिप नंबर क्या है वो हम आगे देखेंगे। इस तरह ये 8052 की माइक्रो कंट्रोलर्स की मेमोरी है और ये 803 की। तो आप देख सकते हैं कि 8051, 52 और 31 ये जो तीनों माइक्रो कंट्रोलर्स की फैमिलीज़ हैं इनमें अगर आप ये रोम का कंपैरिजन करें तो 8051 के अंदर 4 किलोबाइट्स की रोम अवेलेबल है। इट मीन्स कि आप इसके अंदर ऐसा 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो आपके इस कंट्रोलर के अंदर जो आप कोड इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं या बर्न कर सकते हैं उसका मैक्सिमम साइज़ 4 किलोबाइट तक हो सकता है। इसके बाद 8052 उसके अंदर 8 किलोबाइट तक आप प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। 8031 उसके अंदर कोई रोम अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप 8031 को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपको एक्सटर्नल रोम के एक अलहदा से आईसी इसके साथ इंटरफेस करनी पड़ेगी। इस तरह रैम अगर आप देख लें कि जो रन टाइम मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होती है रैम की तो 51 में 128 बाइट्स है, 52 में 256 है और 31 में 128 है। टाइमर्स का अगर आप कंपैरिजन करें तो 52 में 3 टाइमर्स हैं, बाकी दोनों में 2 हैं। और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का कंपैरिजन करें तो सब में 32 अवेलेबल है। सीरियल पोर्ट सब में एक है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए और जो इंटरप्ट के सोर्सेज हैं वो 8052 में 8 हैं और बाकी दोनों में 6 हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 8051 फैमिली के ही डिफरेंट मेंबर्स हैं, 8051, 8052, 8031। तो आप इनका आपस में भी कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। और इनमें एक बात इनमें ये है कि अगर आप एक कोड लिखते हैं असेंबली कोड 8051 पे वो सेम कोड रन हो जाएगा 8052 पे और 8031 के ऊपर।
तो जो कंपाइलर्स इनके होंगे वो एक ही कंपाइलर पे अगर आप एक 8051 के कंट्रोलर पे कोड लिखते हैं तो बाकी दोनों पे भी वो एग्जीक्यूटेबल होगा। तो बेसिकली आपस में कंपैटिबल होते हैं कोड के लिहाज से। ओके, अब ये 8051 या 8052 माइक्रो कंट्रोलर्स, ये डलास सेमीकंडक्टर्स या मैक्सियम जो कंपनी है उनके डिफरेंट ये अब एक्चुअल आईसीज हैं, जो एक्चुअल कंट्रोलर्स हैं ये इस कंपनी की तरफ से हैं। फॉर एग्जाम्पल ये DS89C420/30, तो इसकी रोम का साइज 16K है, रैम इसके अंदर 256 बाइट्स है, इनपुट आउटपुट पोर्ट 32 हैं, टाइमर्स इसके 3 टाइमर्स अवेलेबल हैं, इंटरप्ट्स 6 हैं और VCC 5 वोल्ट। मतलब जो जब आप इस माइक्रो कंट्रोलर की चिप को प्रैक्टिकली ब्रेड बोर्ड पे या कहीं पर टेस्ट करेंगे तो उसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होंगे। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो हैं नंबर्स अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो आप 8051 की कोई सी भी है, अब आप इन सब चिप्स को कह सकते हैं कि ये 8051 की चिप्स हैं, लेकिन आगे उनका जो पार्ट नंबर है और जो आगे उनकी हार्डवेयर की रिसोर्सेज हैं वो सबके डिफरेंट हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन हम इनमें से, अगर हम इस कंपनी का 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सेमीकंडक्टर्स या मैक्सियम कंपनी की तरफ से थे। इसी तरह अब ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं और ये एटमल की तरफ से हैं। इनका भी आप ये उस माइक्रो कंट्रोलर का एग्जैक्ट नंबर और रैम रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर्स इंटरप्ट्स, पैकेजिंग का मतलब है कि इसका जो आईसी है उसके अंदर उसका पैकेज या उसका आईसी का साइज़ किस तरह का है। उसके अंदर 40 पिन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर को एक कंपनी से प्रोड्यूस कर रही है अगर, और वही कंट्रोलर अगर डिफरेंट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उनमें मेमोरी आप जो कंपैरिजन करते हैं नॉर्मली रोम का, रैम का, आईओ पिन्स, टाइमर, इंटरप्ट्स वगैरह का कंपैरिजन करते हैं। और हर कंपनी या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जब 8051 को प्रोड्यूस करता है तो वो बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ें उनमें वेरी कर सकती हैं, रैम रोम, आईओ पिन्स, टाइमर्स वगैरह। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास अब वैरायटी काफ़ी अवेलेबल है कि आपका कंपनी एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स फैमिली के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो भी डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है उनका नंबर भी डिफरेंट है और उनकी आगे उन्होंने जो रैम रोम की स्पेसिफिकेशंस हैं या आईओ पोर्ट्स और टाइमर्स वगैरह हैं वो हर कंपनी के एक से दूसरे के अंदर वो वेरी कर सकते हैं। तो ये वेरिएशन बेसिकली हमें हेल्प करती है कंट्रोलर का साइज़ उसका सिलेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल अब ये अगर एक कंट्रोलर है 8051 का, ये DS89C420, इसकी मेमोरी रोम 16K है और ये 450 है, इसकी 64K है। तो इट मीन्स अगर हमारा प्रोग्राम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए अगर हमने वो लिखा है और उसका साइज़ अगर 16K से एक्सीड कर रहा है तो हमें अभी हम 420 वाला यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें फिर या 440 की तरफ जाना पड़ेगा या 450 की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरह डिपेंडिंग अपॉन द कोड साइज़ हम अपना जो कंट्रोलर है उसको चूज़ कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसकी रोम का साइज़ बढ़ रहा है तो फिर इसकी कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने ये एटमल के देखे कंट्रोलर्स, तो यहाँ पे रोम वेरी कर रही थी, रोम का साइज़ और रैम का साइज़, आईओ पोर्ट्स डिफरेंट थी, टाइमर्स की काउंट डिफरेंट थे, इंटरप्ट्स डिफरेंट थे, जिस पे वो वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है वो वोल्टेज लेवल डिफरेंट था। अब यहाँ पे उसी 8051 सीरीज़ का एटमल के ये माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ये उनका पार्ट नंबर है।
उनकी जो क्लॉक स्पीड है वो डिफरेंट है। ये वाला AT89C51-12PC, इसकी मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है वो 12 मेगाहर्ट्ज़ है कि आप इसको 12 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करवा सकते हैं। ये नेक्स्ट ये 16 मेगाहर्ट्ज़ है और ये आगे 20 मेगाहर्ट्ज़ है। तो यहाँ से बेसिकली हमें, अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक बढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग पावर या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है वो कम से कम हो जाता है, या वो जल्दी से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो जो 8051, अभी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं कि जो 8051 है इसको फर्स्ट टाइम 1981 के अंदर डिज़ाइन किया गया इंटेल कॉरपोरेशन की तरफ से, और ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होने का मतलब ये है जो इसका सीपीयू है वो एक टाइम पे सिर्फ 8 बिट का जो डाटा है, 8 बिट का जो डाटा है उसको प्रोसेस कर सकता है। या आप ये भी इसको कह सकते हैं कि जो सीपीयू के अंदर जो अकोमुलेटर रजिस्टर है इसका वो 8 बिट का है। और जो फर्स्ट टाइम जब ये बनाया गया तो उसके अंदर 128 बाइट्स की रैम अवेलेबल थी, 4K की रोम अवेलेबल थी, 2 टाइमर्स थे, 1 सीरियल पोर्ट और 4 पोर्ट्स थी, और हर पोर्ट के अंदर 8 पिन्स थी। ये लिखा हुआ है कि ये 8051 8 बिट प्रोसेसर है, मतलब इसका जो इसका सीपीयू है वो गिवन टाइम पे के ऊपर या एट ए गिवन टाइम कैन ओनली प्रोसेस 8 बिट्स। अगर आपके पास 8 बिट का डाटा है तो उसको प्रोसेस करेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 16 बिट की एडिशन करवानी है तो पहले आप उस 16 बिट को 288 बिट्स में डिवाइड करेंगे, फिर ये उसकी प्रोसेसिंग करेगा। ये आगे वही पॉइंट्स है कि डाटा लार्जर देन 8 बिट्स हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू 8 बिट पीसेस टू बी प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो ये 8051 के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ये 8 बिट के हैं। इनके जो रजिस्टर्स हैं इनके जो सीपीयू के अंदर होंगे वो भी 8 बिट के होंगे। तो जितना आपको पता है कि सीपीयू के जो इंटरनल रजिस्टर्स का साइज़ बड़ा होता है उतना ही उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है। वो अगर वो 16 बिट का है या 32 बिट का है तो इट मीन्स वो गिवन टाइम पे 16 बिट या 32 बिट डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक 32 बिट डाटा है, अगर आपने उसको प्रोसेस करना है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो आप उस 32 बिट डाटा को पहले 488 बिट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर हर 88 बिट को अलहदा से उसके ऊपर ऑपरेशंस करके तब वो 32 बिट्स का डाटा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर वो माइक्रो कंट्रोलर 32 बिट का है, मीनिंग्स के उसके सीपीयू के रजिस्टर्स का साइज 32 बिट है, वो एट द सेम टाइम 32 बिट्स को इकट्ठा ही प्रोसेस कर देगा। जो अब यहाँ भी लिखा है कि 8051 के जो मोस्टली 8051 के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनकी 4 आईओ पोर्ट्स हैं और हर पोर्ट के अंदर 8 बिट्स अवेलेबल हैं। तो आप कह सकते हैं जो 8051 की चिप्स हैं उनके अंदर 32 पिन्स या 32 पिन्स ऐसी हैं जिनको आप इनपुट्स या आउटपुट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। 8051 के जो इंटरनल मेमोरी है वो 4 किलोबाइट्स थी जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया, लेकिन उसके साथ उसकी मैक्सिमम जो उसके साथ आप मेमोरी इंटरफेस कर सकते हैं वो 64K है। इसके बाद ये पॉइंट लिखा है कि 8051 ये जब 1981 के अंदर आया था तो ये उस टाइम बहुत फेमस था। इसको उस टाइम पे सिस्टम ऑन चिप के नाम से पिन नाम दिया गया कि ये इतना फेमस था कि इसको कहा जाता था कि ये कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप इस चिप के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इंटेल वालों ने बनाया, फिर इंटेल के बाद इन्होंने दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनको भी अलाउ कर दिया कि आप भी 8051 का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और लेकिन उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि आप जब 8051 को मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप उसकी रैम रोम साइज़ वगैरह तो वेरी कर सकते हैं, लेकिन वो कोड कंपैटिबल होना चाहिए विद दी 8051 ऑफ इंटेल 8051। इसका मतलब यह है कि जो 8051 इंटेल वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं
उसके ऊपर अगर कोई कोड रन होता है तो जो दूसरी कंपनी 8051 को प्रोड्यूस करेंगी उनके ऊपर भी सेम कोड को एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये था। अब लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जिस तरह दूसरी कंपनीज ने जब इसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसकी मेमोरी के अंदर वेरिएशंस लाई कि साइज़ रोम का रैम का बढ़ा दिया, कम कर दिया, आई पोर्ट्स कम ज़्यादा कर दी, टाइमर्स कम ज़्यादा कर दिए। इस तरह किसी ने उसकी जो स्पीड थी, क्लॉक स्पीड, उसको कम ज़्यादा कर दिया। तो ये सारी वेरिएशंस जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी ने 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करना स्टार्ट किए तो ये सारी वेरिएशंस आती गई। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि वो कोड कंपेटिबल थे। कोड कंपेटिबल होने का मतलब है कि कोड सब पे, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए या एक एप्लीकेशन के लिए आपने इंटेल 8051 पे कोड लिखा है तो वो बाकी कंपनीज के ऊपर भी जो उनके 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स नंबर के साथ, तो वो उन पे भी वो रन होंगे। नेक्स्ट है जी ये 8051 का एक जनरल सी ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। ये सीपीयू है 8051 का जो कि एक्चुअल सारी कमांड्स को या सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। ये इंटरप्ट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई इंटरप्ट आता है जिसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है तो ये उसका कंट्रोल है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम देखेंगे अभी जस्ट हम फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। अभी जस्ट हम इसकी ब्लॉक डायग्राम है उसको देख रहे हैं। तो जो 8051 का सीपीयू है उसके साथ ऑन चिप रोम अवेलेबल है। ऑन चिप का मतलब है जो 8051 के अंदर ही इंस्टॉल है। ये वो रैम है, ये ऑन चिप आगे रैम अवेलेबल है। तो रैम और रोम का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रोम के अंदर हम वो प्रोग्राम सेव करते हैं जो कि परमानेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोई प्रोग्राम लोड करते हैं जिसको आपने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना है तो वो आपका जब आप बर्न करते हैं तो वो रोम के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो जब तक आप उसको इरेज नहीं करते वो उसके अंदर सेव रहता है। लेकिन जो रैम है ये सीपीयू इंटरनल अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए उस टाइम रैम को यूज़ करता है। जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स होते हैं रन टाइम पे, वो रैम के अंदर सेव होते हैं। अगर आपने सीपीयू को 5 वोल्ट या पावर किया हुआ है या नहीं किया हुआ तो आपका जो रोम का डाटा है जो उसके अंदर एक दफ़ा सेव हो गया वो सेव ही रहता है। लेकिन जैसे ही जब तक सीपीयू को आपने या माइक्रो कंट्रोलर को पावर दी हुई है तो जो रैम का डाटा है वो उस टाइम तक अवेलेबल रहता है या उस टाइम तक उसके अंदर स्टोर रहता है जब तक पावर अवेलेबल है। जैसे ही पावर ख़त्म हुई या वोल्टेज सिग्नल लॉस्ट कर गया तो जो रैम के अंदर डाटा है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। इस तरह टाइमर्स हैं, ये डिले वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए हम टाइमर्स को यूज़ करते हैं। तो टाइमर 0 है, टाइमर 1, दो टाइमर्स अवेलेबल हैं। इस तरह सीरियल पोर्ट्स हैं, सीरियली डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 1 बिट करके अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद ये सीपीयू के साथ 4 आईओ पोर्ट्स हैं, P0, P1, P2, P3 और हर पोर्ट्स के अंदर 8 पिन्स अवेलेबल हैं। इस तरह एक कंट्रोल बस है और ये ऑसिलेटर है और ये क्रिस्टल है। बेसिकली ये क्लॉक सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट है। तो ये एक जनरल सी जो ब्लॉक डायग्राम है। अब ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे कि आईओ पोर्ट्स क्या काम है, किस तरह ऑपरेट करती हैं, सीरियल पोर्ट्स क्या हैं, टाइमर्स कैसे काम करते हैं, कोड कैसे सेव होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये सारे इंशाल्लाह चीज़ें हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको देखेंगे। तो ये 8052 और 8031 और 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये उनका एक कंपैरिजन जो पहले हमने इस स्लाइड के अंदर किया था इसके अंदर, उसी को वर्डिंग के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और बात, समटाइम्स जो 8051 के डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स है उनको हम एक और वे में भी कंपेयर करते हैं। जब आप एक दफ़ा 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रोम के अंदर जब आप एक दफ़ा कोड सेव कर देते हैं तो उस कोड को जब आप इरेज करके नया कोड उसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो
जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रोम के अंदर जो कोड पहले से सेव है, उस कोड को इरेज करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो पहली फर्स्ट टेक्निक यूवी ई प्रोम। यूवी ई प्रोम का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक प्रोम है, यूवी, और इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर यूवी फॉर अल्ट्रा वायलेट, कि इसके ऊपर जो अगर 8051 के अंदर ये यूवी ई प्रोम लगी हुई है, इट मीन्स अगर आपने उसमें से डाटा जो पहले से कोड उसके अंदर रोम के अंदर सेव पड़ा है, अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आपको उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वो उसके ऊपर फेंकनी पड़ेंगी, तो तब वो कोड उसके अंदर रिमूव होगा। इस तरह फ्लैश ई प्रोम वो होती है जो कि एक इलेक्ट्रिकल पल्स देने से अगर वहाँ से रोम का डाटा इरेज हो जाए। इस तरह एन वी रैम और भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो हर अगर जो रोम से डाटा इरेज करने की बेस पे भी हम 8051 की डिफरेंट टाइप्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और नॉर्मली जो इसमें जो फेमस हैं वो एक ये है अल्ट्रा वायलेट के रेडिएशंस, कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डालेंगे तो उसमें जो कोड होगा वो इरेज हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, तो फिर आप उसको नया कोड उसके अंदर सेव कर सकते हैं। दूसरी नॉर्मली जो कॉमनली टेक्निक यूज़ होती है वो फ्लैश है इलेक्ट्रिकली, कि आप एक पल्स कंट्रोलर की ख़ास पिन पे अप्लाई करते हैं, उस पिन पे अप्लाई करने से पल्स फॉर सर्टन ड्यूरेशन ये होता है कि उस कंट्रोलर की रोम से डाटा वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कुछ जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनकी जो रोम से डाटा इरेज करने की टेक्निक है वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये आज का लेक्चर था, जस्ट 8051 का इंट्रोडक्शन।